नमस्कार दोस्तों। जो कल हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे की क्लास को बढ़ाएंगे। देखो इधर पहला है डी ग्लूकोज की अपन करवा रहे हैं, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं भाई? बेंजोएल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पर्सा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये 1,3 पोजीशन पर ही क्या करेगा, 1,3 डाइओल ही यूज में लेता है ये। और इधर अपन करवा रहे हैं किसकी रिएक्शन? इधर रिएक्शन करवा रहे हैं एसीटोन की, और एसीटोन 1,2 डाइओल प्रीफर करता है। क्या करता है? 1,2 डाइओल प्रीफर करता है। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा है। और आपको पता होगा कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। ये तो आपका OH1, ये OH दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा कोई सा भी हो सकता है ये। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हैं अपन। तो आपको पता है कि ये जो PHCHO ग्रुप है वो तो यहाँ पे जुड़ेगा, इस साइड जुड़ेगा। समझ में आई बात? और जो आपका एसीटोन है वो 1,2 पोजीशन पे जुड़ सकता है। कहाँ जुड़ सकता है? 1,2 पोजीशन पे जुड़ सकता है। तो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो इधर पहले अपन इसकी चेयर फॉर्म बनाते हैं, और ये देखो ऑक्सीजन, ये CH2, ये OH, और यहाँ पे कौन जुड़ गया? PHH। ये तो भैया आपका एक्स प्रोडक्ट हो गया। कौन सा हो गया? एक्स प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी था। अब अपन को Y बनाना है। तो Y में आपको मैंने बताया था कि ये 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाता है जब भी Y बनाता है। तब मतलब एसीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट होएगा ये। तो 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है और एक इधर बनेगा, बताया था ना, एक इधर बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा वहां पे प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो हो गई इस रिएक्शन की बात। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी ये थी। ठीक है कि नहीं है? पहले वाले में कौन सी हो रही है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन बहुत फेमस रिएक्शन है ना? 11th 12th की बहुत फेमस रिएक्शन ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और ये डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन आपका जब होगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि भाई ये देखो इस प्रकार से होगा। मैं बना देता हूं इसका। मान लो कि पहला रिएजेंट लिया आपने, बाकी के ग्रुप्स की पोजीशन मैं नहीं लिखूंगा ना, मेरे को केवल जो बताना है वो बताऊंगा। तो ये Hg आपका, Hg, ठीक है भाई, प्लस यहां पे साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बन गया आपका। क्या बन गया? साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। और ये लोन पेयर क्या करेगा? इस साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन की जो रिंग है इसको खुलवाएगा। इस प्रकार से खुलवा दिया। कोई दिक्कत? ये देखो आराम से Hg यहां पे आ गया, आ गया। और यहां पे क्या आ गया आपका? पॉजिटिव। ठीक है भाई। तो आपका जो मिथाइल अल्कोहल है वो यहां पे अटैक करेगा। कहां करेगा? वो यहां अटैक करेगा। कर लिया। और ये जो है इसको रिड्यूस कौन करेगा? NaBH4। इसको रिड्यूस NaBH4 करेगा। ठीक है भाई। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। OCH3 यहां पे आ गया है ना? और बाकी के जो ग्रुप लगे हुए थे वो लगे हुए रहेंगे। यहां पे दोनों हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे बेटा? दोनों हाइड्रोजन होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से। तो इसका मतलब इसकी जब चेयर फॉर्म अपन बनाएंगे तो चेयर फॉर्म कौन सी बनेगी? देखो आराम से, चेयर फॉर्म ये वाली बनेगी। आपको पता है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। यहां पे कुछ भी नहीं है और ये OCH3 एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। अब अपन को क्या दे रखा है? अब अपन को एसीटोन दे रखा है। और ये 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां का जो OH ग्रुप है वो गायब है। इसका मतलब जो एसीटोन है केवल यहीं पे रिएक्शन करेगा, इसी जगह।
ठीक है भाई। और आपका जो वाई प्रोडक्ट बनेगा ये तो बन गया आपका एक्स, और वाई प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखो आप 1-2 पोजीशन पे ही करेगा। अगर यहाँ पे OH होता है दोनों साइड तो वो अलग टाइप का प्रोडक्ट बनता। कोई दिक्कत, कर लोगे आराम से। ये आपका वाई बन गया। बिल्कुल इजी सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर समझ लेते हो तो हो जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है अपना, देखो इधर ढंग से समझना। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये तो आपका कौन सा डिग्रेडेशन है, रफ डिग्रेडेशन है, कोई दिक्कत। और ये आपका क्लियनी सिंथेसिस है, यानी कि एक में स्टेप अप होएगा, एक में स्टेप डाउन होएगा। क्लियर है। तो इसका तो मैं बता देता हूं कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन गायब होने वाला है, मतलब CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको बनेंगे यहां पे इरिथ्रोज। कौन सा इरिथ्रोज बनेगा? डी इरिथ्रोज। ये देखो 4 कार्बन का क्या बनेगा? डी इरिथ्रोज। बिल्कुल इजी। और नीचे वाले में जो है 2 पॉसिबिलिटी है, क्या कि एक कार्बन और बढ़ेगा इसमें, यहां पे कार्बन इंसर्ट होएगा, यानी कि ये वाला ग्रुप। तो आपको बताया था डायस्टीरियोमर बनते हैं। तो आपको यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन किस किस में कॉमन है, कल भी बात की थी अपन ने, ओसाजोन बनाया था तब कि भाई क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है। तो यहां पे एक तो डी ग्लूकोज बन सकता है और एक बन सकता है डी मेनोज। C2 एपीमर ही बनेंगे। क्या बनेंगे? C2 एपीमर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ढंग से पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि देखो आराम से समझना, ये बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद जिंक क्लोराइड इन मिथाइल एल्कोहल इज मिथाइल ग्लाइकोपाइरेनोसाइड। ये आपको अच्छी तरह पता है, एक्जियल वाला ही आपका माइग्रेट होता है ग्रुप। तो या तो इक्वेटोरियल पे OCH3 ग्रुप जुड़ेगा या एक्जियल पे OCH3 ग्रुप जुड़ेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन रिंग ऑक्सीजन एंड एनोमेरिक CO बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। तो अपन को ये बताना है कि A ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि A ज्यादा स्टेबल है या B। तो आपको मैंने बताया था OH ग्रुप होएगा। अगर मान लो कि यहां पे OH होता तो A वाला ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि बीटा को अपन ज्यादा स्टेबल बता रहे थे। ठीक है नहीं है। जबकि OCH3 OAC हेलोजन वगैरह होता है तो एनोमेरिक कार्बन के कारण ये स्टेबल होता है। इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? 3rd। और यहां पे जो इंट्रैक्शन होते हैं वो समझने की कोशिश करना। यहां पे जो इंट्रैक्शन होते हैं एंटीबॉडी के, एंटी बॉन्डिंग के इंट्रैक्शन होते हैं। देखो कैसे होते हैं, मैं समझाता हूं आपको। ये एक्जियल पे OCH3 ग्रुप है और ये इसकी एंटी बॉन्डिंग है इधर, और इसके लोन पेयर ये रहे। तो ये लोन पेयर में अपनी, ये लोन पेयर यहां पे डोनेट करेगा। तो ये तो हो गया N, और ये क्या है? सॉरी, ये तो हो गया आपका N, ये तो हो गया N, और ये कौन सा है? N पाई स्टार। तो कौन सा हो रहा है यहां पे? N2 सिग्मा स्टार। क्या हो रहा है? N2 सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है, और यही इंट्रैक्शन है रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एनोमर विद एक्सियल पोलर ग्रुप, विद एक्सियल पोलर ग्रुप। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट था। तो इसका आंसर अपना क्या जाएगा? 3rd जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप खुद करके बताओगे, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, इसको करके बताना आप क्वेश्चन को आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उठा रहा हूं मैं फ्रक्टोज, सेकंड मेंबर अपना। कौन भाई? फ्रक्टोज। आराम से समझना, फ्रक्टोज। तो भैया फ्रक्टोज कौन होता है? फ्रक्टोज इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। सही बात है ना। और ये जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट डू नॉट
रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। बाकी की सारी रिएक्शन जो है वो वैसी की वैसी होगी जैसी ग्लूकोज की हुई थी। और इन फ्रक्टोज फ्यूरेनोज रिंग आर प्रेजेंट। फ्यूरेनोज रिंग प्रेजेंट होगी, पता है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया आपको अच्छी तरह पता है फ्यूरेनोज रिंग ग्लूकोज भी बनाता है जब एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है। अभी की क्वेश्चन में क्या देखा था पता है कि ग्लूकोज भी फ्यूरेनोज रिंग बना सकता है, कब, जब वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करे। बाकी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज में कौन सी रिंग पाई जाती है, फ्यूरेनोज, और ये होती है फ्यूरेनोज रिंग। अब कैसे बनेगी ये वाली रिंग वो बताने जा रहा हूं। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको पता है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये रही फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। बाकी के 3 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं ना कार्बन के, वो जस्ट लाइक ग्लूकोज ही होते हैं। देखो केवल ऊपर के 2 ही चेंज हुए हैं। इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये मेनोज और ग्लूकोज की तरह होता है, ठीक है नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अटैक होगा इस लोन पेयर का, कहां पे, यहां पे, वैसे ही। तो देखो आप रिंग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 रिंग बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। देखो ग्लूकोज में यहीं से स्टार्ट किया था अपन ने, चेक करते जाओ अप एंड डाउन के हिसाब से, आप वही कंसेप्ट लगेगा, नया कंसेप्ट नहीं है, जो समझा दिया वो ही लगेगा। और यहां पे 2 हो सकता है, ये अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। समझ में आई बात, ये अप साइड भी हो सकता है और डाउन साइड भी हो सकता है। देखो ये तो अल्फा, ठीक है कि नहीं है, अल्फा डी फ्रक्टोज, और इसकी बीटा स्ट्रक्चर आप बना लोगे, इसकी बीटा स्ट्रक्चर बना लोगे। बाकी के सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, केवल इसी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। और आपको बता दूं कि फ्रक्टोज जो है वो टोलन टेस्ट देता है। फ्रक्टोज गिव टोलन टेस्ट, ठीक है। आल्सो फॉर्म ओसाजोन, आल्सो फॉर्म ओसाजोन, पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है यार, ठीक है नहीं है। क्योंकि जब बेसिक मीडिया लेोगे तो फ्रक्टोज किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ठीक है नहीं है। और अपन टोलन टेस्ट में क्या लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं विद AgNO3, एक्सेस में लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सॉल्यूशन को तो बेसिक कर ही रखा है अपन ने, तभी तो अमोनाइज्ड बनेगा। और यहां पे एक स्पेशल प्रकार का रीअरेंजमेंट पाया जाता है, उस रीअरेंजमेंट की बात करेंगे अपन, है ना। उसको क्या बोलते हैं वो सुनना, ये कई बार पूछा हुआ है कि ग्लूकोज का फ्रक्टोज में जो रीअरेंजमेंट पाया जाता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन लोब्री, लोब्री डी ब्रेन, ब्रेन वॉन इकेंस्टीन, इकेंस्टीन रीअरेंजमेंट, इसका नाम है भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है नहीं है। इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है नहीं है, क्या करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, येलो से फिर ब्राउन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, और फिर बनाता है रेजिन। क्या बनाता है, रेजिन, ठीक है नहीं है। अब ये जो रेजिन होता है, इस रेजिन में क्या क्या होता है वो बात करते हैं। ये जो रेजिन होता है वो मिक्सचर होता है लो शुगर्स का, लोअर शुगर्स, जैसे मोनो डाई है ना, फॉर्मएल्डिहाइड होगा, फॉर्मएल्डिहाइड होगा, और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है कि नहीं है। कोई दिक्कत, ये कब किया अपन ने, जब ग्लूकोज को कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्ट करवाया। अब देखना समझना, इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बस ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या होता है रेजिन में। फिर अपन क्या करते हैं, जब ग्लूकोज की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है, और उसको अपन बोलते हैं इन डाइओल मैकेनिज्म। जिस रीअरेंजमेंट को आप क्या बोल रहे हो, लोब्री डी ब्रेन वैन एक्सटेंड रीअरेंजमेंट जिसको बोल रहे हो, वो एक विशेष मैकेनिज्म के द्वारा होता है,
उसको बोलते हैं इन डाइओल मैकेनिज्म। ठीक है कि नहीं है? इसमें क्या होता है, जब डी ग्लूकोज आप लेओगे तो आपको पता है एपिमराइजेशन होएगा डी मेनोज में। अभी एपिमराइजेशन भी देखेंगे अपन डी मेनोज में, है ना। और डी मेनोज फिर किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज फिर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत। और ये ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होएगा, फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट होएगा। फ्रक्टोज में ये कन्वर्जन चलता रहता है। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होता है। अब मेरे को केवल यही समझाना है आपको कि भाई ये कन्वर्जन हुआ कैसे। ठीक है नहीं है, देखो इधर ये आपका एल्डिहाइड है जिसको आप ग्लूकोज बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, ग्लूकोज बोल रहे हो। अपन को केवल इतनी ही स्ट्रक्चर से मतलब है, आगे की स्ट्रक्चर से मतलब है ही नहीं। ठीक है नहीं है। जब OH- आएगा तो आपको पता है टोटोमेरिज्म होती है इसके अंदर। ये देखो हो गई टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म से क्या होगा, ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। और ये ड्यूअल इनोल है, ये लफड़ा है ना, ये क्या हो गया, ड्यूअल इनोल। यानी कि इधर भी इनोल है और इधर भी इनोल है, दोनों साइड इनोल आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो ये बन गया इन डाइओल। क्या बन गया, इन डाइओल। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब जब हम इसको पर्टिकुलर वे में H और OH देते रहते हैं, OH देंगे, तो आप ये सोचो, एक बार समझने की कोशिश करना मैं जो कह रहा हूं। आप ये सोचना कि अगर मान लो कि ये वाला ग्रुप इधर और ये वाला इधर चला गया, तो ये तो बन गया आपका फ्रक्टोज। ठीक है, क्या बन गया, फ्रक्टोज। और अगर ये वाला ग्रुप इधर आ गया, इधर आ गया, तो दो चांसेस हैं, डी ग्लूकोज भी बन सकता है और डी मेनोज भी बन सकता है। क्योंकि हमें थोड़ी पता होगा कि OH ग्रुप लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा, नहीं पता होगा। इसलिए दो चांसेस हो सकते हैं, ग्लूकोज और मेनोज दोनों बन सकते हैं। तो ये जो है मैकेनिज्म बेसिकली क्या कहलाती है, लोबरी डी ब्रायन वॉन एक्सटेन रीअरेंजमेंट। कर लोगे भाई, कोई डाउट, कोई समस्या। अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं और फिर ग्लूकोज के बाद में अपन पढ़ते हैं सुक्रोज। सुक्रोज से पहले अपन एपिमराइजेशन को देख लेते हैं और कुछ बातें हैं जो समझ लेते हैं। देखो यहां पे पहले एपिमराइजेशन देख लेते हैं अपन, खत्म करते हैं इसको। अभी का टॉपिक अभी खत्म, आ जाओ। एपिमराइजेशन में पता है आपको एपीमर के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एपिमराइजेशन। तो एपिमराइजेशन की रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको। ये आपका ग्लूकोज है, मेरे को केवल और केवल यहीं तक दिखाना है, बाकी का जरूरत नहीं है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, आप लिखते रहना। तो हम इसको ब्रोमीन वाटर देंगे, तो ब्रोमीन वाटर से क्या होता है पता है ना आपको, एसिड में कन्वर्ट होएगा। कौन होएगा भाई साहब, ये ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, एसिड में कन्वर्ट करना जरूरी है। और फिर देते हैं अपन बेस, यानी कि प्रीडीन देंगे, और प्रीडीन देते हैं इसमें टोटोमेरिज्म होएगा। और टोटोमेरिज्म से ये क्या बनेगा, इन डाइओल ही बनेगा एक तरीके से, वैसे इन ट्राइओल बनेगा। देखो आराम से बन गया ना, 3 OH ग्रुप लगे हुए इस इन के ऊपर, जरूरत नहीं है बाकी की। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वापिस टोटोमेरिज्म होगी, हो गई ये देखो। लेकिन ये वाला ग्रुप जरूरी नहीं है कि इधर हो, वो उधर भी आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, उधर लगा देते हैं इस OH ग्रुप को। अपनी गारंटी नहीं है कि इधर भी हो, थोड़ी बहुत वो भी बनती है जिसमें OH इधर है, तो अपन को उससे कोई लेना देना नहीं। फिर यहां पे बनाते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, मैनोनिक एसिड। इसको बोलते हैं मैनोनिक एसिड, क्लियर है। और फिर अपन इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे CO2 गैस आपकी बाहर निकलेगी। अच्छा, गर्म काहे को करते हैं अपन, H2O की प्रेजेंस में लेते हैं, जिससे क्या होगा आपका H2O बाहर निकलेगा। H2O बाहर निकलेगा मतलब ये हो गया कि गामा इलेक्ट्रॉन बनेंगे। याद आया कुछ, कहां करवाया था गामा इलेक्ट्रॉन वाला, क्लियनी सिंथेसिस में। और फिर क्या दिया था, डाई बल H,
और डाइबल H देने पर अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिलेगा यही आपका, दोनों तरफ H सप्लाई कर देता है ये, और ये इस प्रकार का OH इधर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एपीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? एपीमराइजेशन। कोई दिक्कत? एक चीज और ध्यान रखना आप, वो बता देता हूं मैं आपको। किसमें? फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। इसको अपन रिंग को क्या बोलेंगे? अल्फा डी फ्रुक्टो, फ्यूरेनोज। ये भैया IUPAC का नाम है, हम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना है। क्या है? IUPAC का, ठीक है नहीं है? और आपको पता होना चाहिए कि जो DNA RNA होता है, पता है ना वो तो, DNA RNA RNA और DNA, तो जो फ्यूरेनोज रिंग होती है वो दो में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। एक RNA में पाई जाएगी जिसका नाम होगा राइबोज, ठीक है भाई, और एक DNA में पाई जाएगी, वो कहलाएगी डीऑक्सीराइबोज। एक्चुअल में स्ट्रक्चर का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले राइबोज अपन बनाते हैं, तो ये राइबोज है, आपने देखा था उसमें पेंटोज में राइबोज बनी थी कि नहीं बनी थी? ये राइबोज है भैया आपकी, क्या है? राइबोज। कोई दिक्कत? अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए अपन को, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं अपन। ये देखो आराम से, यहां पे क्या आएगा? CH2OH, ठीक है भाई, इधर H और इधर OH, ये नीचे OH बना के देख लेना वैसे ही भाई, इसका टेक करवाना आप तो पता लग जाएगा आपको। तो ये तो कहलाती है अल्फा डी राइबो फ्यूरेनोज, और डीऑक्सी का मतलब यहां का जो कार्बन है, यहां पर जो ऑक्सीजन है वो गायब हो जाएगा। जैसे कि अपन ने उस रिएक्शन में देखा था, अभी पीछे रिएक्शन की थी ना, कौन सी की थी? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली, वैसे ही चेक कर लो आप, गायब है कि नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है अल्फा D2 डीऑक्सी राइबोज, राइबोफ्यूरेनोज। इसको डीऑक्सी राइबोज भी बोलते हैं अपन, डीऑक्सी राइबोज बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल इजी सा पोर्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चलेंगे अपन किसके ऊपर चलेंगे? अब जो हमें देखना है वो डाइसेकेराइड देखना है, और डाइसेकेराइड का पता है आपको। तो पहला एग्जांपल अपने पास आ गया सुक्रोज। कौन आ गया? सुक्रोज। और सुक्रोज को आपको पता है अपन कैन शुगर बोलते हैं, कैन शुगर बोलेंगे, इनवर्ट शुगर बोलेंगे, अभी रीजन समझाऊंगा सारे के सारे। इनवर्ट शुगर बोलेंगे, प्रतीप शर्करा, और जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है +66.5। क्या होता है? +66.5। और ये जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है किसका? सुक्रोज का, क्या करेंगे अपन? हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता है, इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था मैंने। एक तो मिलेगा डी ग्लूकोज, और डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 52.5 डिग्री, ठीक है भाई। और साथ में मिलेगा डी फ्रक्टोज। क्या मिलेगा? डी फ्रक्टोज -92.4 डिग्री। अब एक बात समझने की कोशिश करना, पहले क्या था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या था भाई? डेक्स्ट्रो रोटेटरी था पहले। अब कैसा हो गया? इन दोनों को मिलने के बाद ये लेवो रोटेटरी हो गया, लेवो रोटेटरी हो गया है। और लेवो रोटेटरी होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर, ठीक है नहीं है। और इसकी हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगी आपकी? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। क्या कहलाएगी? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि इसको इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर क्यों बोलते हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस को। तो आपको पता लग गया, कोई दिक्कत? अब सुनना ढंग से,
कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें होता है अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा होता है बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें होता है साथ में बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर। ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज हैज ग्लूकोज एज अल्फा फॉर्म, ठीक है, और फ्रक्टोज एज बीटा फॉर्म। समझ गए होगे आप, आराम से, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं है। इसका मतलब यहां पे दोनों प्रकार के लिंकेज बनेंगे। और आपको बताया था सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, केवल यही एक शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कोई दिक्कत? यानी कि यहां पे CHO ग्रुप जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी देखो स्ट्रक्चर देखना आप इसकी। तो मैं अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। पहले अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। ये देखो, ये बना दिया, H और OH नीचे है भाई। हाँ भाई, दिखा क्या? ये देखो आराम से। बाकी के ग्रुप वैसे की वैसे रहेंगे जैसे अपन लिखते आए हैं। मेरे को लगता नहीं है कि आपको याद नहीं हुआ, अब तक याद हो गया होगा। ये किसके हैं? ये है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या लाना है? फ्रक्टोज लाना है, और बीटा वाला फ्रक्टोज लाना है। ये देखो फ्यूरेनोज रिंग लेके आऊंगा इसकी मैं। ये देखो OH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप, और यहां पे CH2OH। बाकी के ग्रुप वैसे की वैसे लगा लेना, ठीक है भाई। और यहां से क्या होगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जब इसका फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन करवा रहे हैं। तो आप जब देखोगे इसको कि किसी भी एनोमेरी कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप नहीं है भाई? फ्री OH ग्रुप नहीं है क्या? है ही नहीं, OH ग्रुप है नहीं एनोमेरी कार्बन के ऊपर। यहां पे भी CH2OH रहेगा, पता है ना आपको, ठीक है। एनोमेरी कार्बन पे आपका क्या नहीं है भाई? OH ग्रुप नहीं है। इस कारण से ये क्या है? नॉन रिड्यूसिबल शुगर की कैटेगरी में आती है, और इसको अपन बोलते हैं अल्फा लिंक। अल्फा साइड से बनाना है और ये बीटा साइड से बनाए, इसको बोलते हैं बीटा लिंक। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, बिल्कुल इजी सा है। और इसका नाम जो होगा देखो ढंग से समझना, अल्फा डी ग्लाइको पायरेनोसिल बीटा डी फ्रुक्टो। हाँ जी, क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोसाइड नाम है इसका। तो ये नाम वगैरह आपको एग्जाम में लिख के आने होते हैं और याद रखने होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? सुक्रोज की। अब नेक्स्ट उठाते हैं अपन माल्टोज। देखो इधर माल्टोज। तो भैया माल्टोज अपन देख रहे हैं, तो माल्टोज को पता होना चाहिए आपको कि ये क्या देता है। तो आप लिख लेना ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड क्या देगा भाई? 2 यूनिट ऑफ अल्फा ग्लूकोज। समझ में आई? कोई दिक्कत? हाँ, और आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी नेचुरल अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट हैं उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है। उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डी होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है, अभी दिखाऊंगा रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ये रिड्यूसिंग शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना। प्लेन पोलराइज लाइट को कि जो प्लेन होता है उसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है +136 डिग्री, ठीक है भाई। म्यूटा रोटेशन शो करता है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा, यानी कि म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है तो डेफिनेट रूप से आएगा ही आएगा इसमें फ्री CHO ग्रुप, है ना। तो इसका मतलब CHO ग्रुप कैन एग्जिस्ट। CHO ग्रुप क्या करेगा बेटा? एग्जिस्ट करेगा। और CHO ग्रुप जब जब एग्जिस्ट करता है तो टोलन टेस्ट भी देता है,
टोलन टेस्ट भी देगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट ये देगा, दोनों के साथ देगा। ठीक है कि नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्टार्च होता है आपका पॉलीमर, अगर उसको डायस्टेज एंजाइम दिया जाए तो माल्टोज बनता है। क्या बनता है? और माल्टोज को माल्टेज दिया जाए तो ग्लूकोज बनता है। समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से, बिल्कुल इजी है। हाँ, कर सकते हो आप आराम से। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं अपन, वो देखने हैं। तो अपन को अल्फा ग्लूकोज की दोनों स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? अल्फा ग्लूकोज की दोनों स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो ये अल्फा ग्लूकोज है अपने पास, आराम से देखेंगे, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स में आप बनाते रहो। ये अल्फा ग्लूकोज है आपका, दिख गया? ये अल्फा ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, सारे ग्रुप लगाऊंगा, फिर आप आगे की ग्रुप आप लगाओगे स्ट्रक्चर में। मैं तो केवल लिंकेज बता के चला जाऊंगा। ठीक है? हाँ जी, ये 1 नंबर है कार्बन, ये 2 है, ये 3, आगे से आगे चलता जा रहा है। इसी प्रकार से आपका दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, वो भी अल्फा कॉन्फ़िगरेशन ही रखेगा। क्या रखेगा? अल्फा कॉन्फ़िगरेशन ही रखेगा, ऐसे। लेकिन यहां पे जो लिंकेज पाया जाता है वो 1,4 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 1,4। अभी दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो। हाँ जी, 1,4 कैसे मिलेगा? देखो, 1, 2, 3 और 4, 1,4 लिंकेज। यहां से क्या जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल जाएगा। क्या जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और किस टाइप की बॉन्डिंग बनेगी? बाकी के ग्रुप लगा लेना भाई। ये H है ही आपका, ये ऑक्सीजन आएगी आपका यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, पहले ये वाली स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं। ठीक है भाई, ये देखो आप, ऑक्सीजन ये इस प्रकार से जुड़ेगा। बाकी के ग्रुप आप अपने हिसाब से लगा लेना भाई। अब आप देख पा रहे हो कि इस कार्बन के ऊपर क्या है? OH ग्रुप है। और जहां पे एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप है वहां पे म्यूटा रोटेशन शो होगा। कौन सा रोटेशन होएगा? म्यूटा रोटेशन शो होगा। और वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में जाएगी। किसकी कैटेगरी में जाएगी? रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेंबर अपन ले रहे हैं इसका, वो लेंगे लैक्टोज। क्या लेंगे? लैक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है ये भी, है ना। तो इसको अपन मिल्क शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, क्योंकि दूध में पाई जाती है। काय में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे तो दूध में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज भी होता है, ध्यान रखना। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। क्या भाई? बीटा गैलेक्टोज। मैं डी इसलिए नहीं लगा रहा हूं, मैंने बता दिया आपको कि नेचुरल अकरिंग जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उन सब की कॉन्फ़िगरेशन डी रहेंगे, इसलिए डी नहीं लगा रहे अपन। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से। वो सारे फीचर्स होंगे जो माल्टोज में होते हैं। ठीक है भाई। रिड्यूसिंग है, वेरी गुड, रिड्यूसिंग है। 3CHO पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा CHO। म्यूटा रोटेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा म्यूटा रोटेशन। ठीक है कि नहीं है? और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, बिल्कुल डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब बनता कैसे वो दिखा रहा हूं मैं आपको। तो अपन को दोनों स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। कौन कौन सी? बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखो इधर आप देख पा रहे हो, ये OH ग्रुप मैंने यहां पे लिख दिया है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये गैलेक्टोज की बना रहा हूं। तो गैलेक्टोज का जो C4 कार्बन होता है यहां का, ये ऊपर की साइड होता है, ऐसे होता है ना। तो सोच समझ के देख के बनाना आप स्ट्रक्चर। ये तो कौन है? ये है आपका बीटा गैलेक्टोज। कोई दिक्कत? और इधर जब अपन आएंगे तो यहां पे आएगा बीटा ग्लूकोज। तो ये रहा बीटा ग्लूकोज। ग्रुप तो पहचानते ही हो आप, सारे ग्रुप कहां होंगे? यहां का सेम है, यहां का सेम है, यहां का उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई। और यहां से क्या होगा? आपका लिंकेज होता है। जनरली 1,4 लिंकेज ही पाया जाता है।
क्या है ये? बीटा ग्लूकोज। जनरली कौन सा पाया जाता है? 1,4 लिंकेज ही पाया जाता है। जैसे इसमें पाया जा रहा था, इसमें ये क्या था? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी तो ये 1 पोजीशन है, ये 4th पोजीशन है। ठीक है भाई। और इसमें भी अपन इसी प्रकार की क्या करेंगे? लिंकेज बनाएंगे। केवल एक कार्बन का ही मैं लिखूंगा, बाकी का आप कॉन्फ़िगरेशन अपने आप अरेंज करोगे। ठीक है भाई। तो ये देखो आप, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ गया। जुड़ गया भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये कौन सा लिंकेज हुआ है? 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और रिड्यूसिंग क्यों है? चेक कर लो। एनोमेरिक कार्बन पे क्या है आपका? OH। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसके बाद जो है हम पॉलीसेकेराइड के ऊपर आएंगे सीधे सीधे। किसके ऊपर आएंगे? पॉलीसेकेराइड के ऊपर। और पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्टार्च की। स्टार्च की। तो ये रहा आपका स्टार्च। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी। तो स्टार्च जो होता है वो होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है कौन? स्टार्च। और ये दो प्रकार का होता है, या तो चेन में हो या ब्रांच के रूप में हो। जब चेन में होगा इसका मतलब ये हो गया कि जब चेन में होता है, स्ट्रेट चेन में होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ही प्रकार के लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। और जब वो ब्रांच में होता है तो उसमें 2 या 3 प्रकार की लिंकेज मिलती है। तो इस बेसिस पे हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो अमाइलोज और एक है अमाइलोपेक्टिन। क्या भाई? अमाइलोपेक्टिन। एक तो कौन है? अमाइलोज। एक है अमाइलोज पेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है? वो होता है वाटर सोल्यूबल। क्या होता है बेटा? वाटर सोल्यूबल। और क्या करता है? गिव ब्लू कलर। ब्लू कलर देगा किसके साथ? विथ आयोडीन। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। और ये स्ट्रेट चेन वो है। क्या है भाई? स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? सीधी श्रृंखला का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है भाई। आपको पता है अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है। और ये कोई कलर वगैरह नहीं देगा। और ये होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अपन देखेंगे अपन इसकी स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखना, अमाइलोज में आपको मैंने बताया था स्ट्रेट चेन, और अमाइलोपेक्टिन में मैंने बताया, अमाइलोपेक्टिन में क्या बताया भाई? अमाइलोपेक्टिन में मैंने बताया, अमाइलोपेक्टिन में बताया ब्रांच चेन। तो यहां पे केवल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ओनली। और यहां पे मिलेंगे 1,4 अल्फा एंड 1,4 अल्फा 1,4 अल्फा के साथ 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी मिलेंगे। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी आपको मिलेंगे यहां पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ब्रांचिंग होगी तो इसका मतलब वहां पे 1,6 स्टार्ट हो जाएगा ब्रांचिंग में। कैसे होएगा दिखाता हूं आपको। छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन और देखते जाओ आप। मैं केवल जहां पे मेरे को जरूरत होगी वहीं पे ग्रुप लगाऊंगा, बाकी के ग्रुप आप लगाते रहना। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ के ग्रुप में नहीं लग रहा क्योंकि अल्फा ग्लूकोज आपको पता है कैसा होता है, ग्रुप कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई। तो देखो आप, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है। ऐसे ही ये निकलते हुए चलेंगे और स्ट्रेट चेन पॉलीमर बना लेंगे। ये देखो आराम से
निकल रहा है, क्या बनता हुआ चल रहा है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन जाएगा आपका, ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे से आगे, और ये 1,4 लिंकेज करता जाएगा और स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनता जाएगा। बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आराम से इसकी स्ट्रक्चर आप बना लेना। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन का भी समझा देता हूं मैं। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 20 से 25 से 30 यूनिट जो होती हैं ग्लूकोज की, यूनिट ऑफ ग्लूकोज, वो तो स्ट्रेट चेन बनाती है। क्या बनाती है, स्ट्रेट चेन। उसके बाद हो जाता है, क्या हो जाता है उसके बाद में, उसके बाद में ब्रांचिंग हो जाती है। इसका मतलब ऐसी 20 से 25 यूनिट जो है, ऐसी 20 से 25 यूनिट क्या है बेटा, 20 से 25 यूनिट ऐसी होगी जो 1,4 लिंकेज बनाएंगी। ऐसे यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, 1,4 लिंकेज चल रहा है, दिख रहा है, ये देखो ऐसे लिंकेज बनाता हुआ चलेगा। ये 20 से 25 यूनिटों में पाया जाएगा ये, लगभग ज्यादा ही मान लो 30 तक लिखवाया मैंने तो आपको, ऐसे मिलेगा आपको 1,4 चलती जाएगी। जैसे ही 25 से 30 का ये गेम हुआ यूनिट का, उसके बाद में ये 1,6 लिंकेज करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, और 1,6 लिंकेज कैसे होगा मैं बता रहा हूं आपको। एक और बना देता हूं यहां ऊपर ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। ये आपका अब होगा क्या, देखो 1,6 लिंकेज कैसे होता है। जो ग्लूकोज है अपना, वो 1,4 लिंकेज तो कर रहा है। क्या कर रहा है, तो नीचे भी एक मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कौन सी लिंकेज कर रहे हैं, 1,4 लिंकेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1,4 लिंकेज कर रहे हैं। दूसरी चेन आ गई है, आ गई। तो होता क्या है इसमें, ये आगे से आगे चल रहा है भाई लिंकेज। क्या चल रहा है, आगे से आगे लिंकेज चल रहा है, चलने दो इसको। तो आप देखो आगे से आगे लिंकेज चलता जा रहा है, ये चलने दो इसको। और जैसे यूं लगेगा कि इसको ब्रांच करना है, तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल लेता है। देखो देखो कहां से लिया है, यहां से लेगा 6th पोजीशन से। कौन सी है 6th पोजीशन, देखो दिखाता हूं मैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये 6ठी पोजीशन। 6th पोजीशन से ये लेगा और यहां पे बनाएगा 1,6 लिंकेज। कौन, अमाइलोपेक्टिन। और इसका जो 1,4 लिंकेज है वो तो चलता रहेगा आगे, आगे से आगे चलता रहेगा ये, ठीक है नहीं। और यहां पे क्या हो गई, आपकी ब्रांचिंग होना स्टार्ट हो गई, कोई दिक्कत। ये थी आपकी किसकी बात, ये थी आपकी स्टार्च की बात। और अब जो है ग्लूकोज का लास्ट मॉलिक्यूल अपन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेल्यूलोज। कौन है भाई, सेल्यूलोज। ग्लूकोज खत्म, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट खत्म। पहली चीज, सेल्यूलोज जो होता है कहां प्रेजेंट होता है, कॉटन में, प्रेजेंट इन कॉटन। रुई वगैरह होती है ना, उसमें सेल्यूलोज भर भर के होता है, ठीक है नहीं है। और वुड और लिग्निन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉटन, वुड एंड लिग्निन। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको पता है, और मैथ वाले इसको याद ही कर लेना भाई, लिग्निन है ना। और आपको पता होना चाहिए, हाँ, मेन सोर्स जो होता है वो कॉटन होता है, बाकी ये वुड और लिग्निन में भी मिलती है, ठीक है नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है ये। क्या भाई, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। और आपको बता दूं, ये बना हुआ होता है बीटा डी ग्लूकोज से। किससे होता है, बीटा डी ग्लूकोज। तो इसका मतलब बीटा डी ग्लूकोज है तो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा इसमें, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगा। और बहुत इजी है, आराम से मैं डायरेक्ट ही वो स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं कि किस प्रकार से लिंकेज होती है इसके अंदर। अपन वाटर नहीं निकालेंगे, अपन तो स्ट्रक्चर ही बनाएंगे डायरेक्ट। गणी 4 यूनिट या 5 यूनिट करूं, कर देता हूं 5 यूनिट।
कर दी। अब देखो लिंकेज कैसे मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला लिंकेज दिख रहा है, ऊपर होता है OH ग्रुप, इसका OH ग्रुप क्या होता है, ऊपर होता है। इस टाइप का लिंकेज मिलेगा इसमें, ऐसे, ठीक है। आगे से आगे ये जुड़ता हुआ चलेगा, इधर पीछे से जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या है भाई, ग्लूकोज है। बाकी के ग्रुप लगा के आना, जिसको थ्योरेटिकल एग्जाम देनी है वो ग्रुप्स वगैरह पूरे लगा के आएगा, बढ़िया स्ट्रक्चर बना के आएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है भाई। तो ये हुई आपकी कार्बोहाइड्रेट की एंडिंग। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट को आपने पूरा देख लिया, समझ लिया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है नहीं है। अब जो अपन स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड क्या है। तो एमिनो एसिड होते हैं आपके एमिनो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के एमिनो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है नहीं है। और ये बेसिकली जो है, अगर एमिनो ग्रुप की पोजीशन अपन देखें तो उसके बेस पर ये 3 कैटेगरी में अपने पास डिवाइडेड है। पहला कहलाते हैं अल्फा एमिनो एसिड, दूसरे कहलाते हैं बीटा एमिनो एसिड, और तीसरे कहलाते हैं गामा या डेल्टा एमिनो एसिड, ठीक है भाई। तो अल्फा एमिनो एसिड में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आपका ये वाला, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो पहली पोजीशन होती है वो अल्फा कहलाती है, उस पर आपका NH2 ग्रुप होता है। ये फिक्स चीज है, यहां पे क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, वो अल्फा एमिनो एसिड होगा। और अगर एक कार्बन अहेड है, एक कार्बन आगे है, तो उसको अपन बोलेंगे बीटा एमिनो एसिड। और अगर यहां पे अपन बात करें, कार्बन संख्या अगर ज्यादा है तो अपन इसको बोलेंगे गामा या डेल्टा एमिनो एसिड, ठीक है नहीं है। और आपको बता दूं कि अपन को केवल और केवल अल्फा एमिनो एसिड ही पढ़ना है। जिसको एमिनो एसिड समझ में आ गया उसको पेप्टाइड समझ में आ जाएगा, उसको प्रोटीन समझ में आ जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। हाँ, तो अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन। कुल मिला के बात यह है कि एमिनो एसिड से पहले पेप्टाइड बनेंगे, फिर पेप्टाइड से आपके प्रोटीन मैन्युफैक्चर होते हैं। एक सर्टेन मोलिकुलर वेट तक ये पेप्टाइड रहता है, उसके बाद प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है नहीं है। तो हम बता दें कि अल्फा एमिनो एसिड जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट में डीएल नोमेनक्लेचर हुआ था, वैसे ही आप अल्फा एमिनो एसिड में डीएल नोमेनक्लेचर करोगे। तो ध्यान रखना, डीएल नोमेनक्लेचर में आपको जो है लोएस्ट IUPAC नंबर्ड स्टीरियो सेंटर चेक करना है, ठीक है नहीं है। तो यहां पे मैंने क्या लगाया है, NH ग्रुप लगेगा, यहां पे NH2 ग्रुप, ये वाला कंसेप्ट वही रहेगा, नीचे कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। पर अल्फा एमिनो जो एसिड होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, उनकी स्ट्रक्चर यही चलेगी, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है नहीं है। और ये ध्यान रखना है आपको कि ज्यादातर जो एमिनो एसिड होते हैं, नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड जो होते हैं, वो L कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। और आपके सामने जो लिखा है वो L ही कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है क्या, क्या है भाई, L कॉन्फ़िगरेशन है। वही NH2 ग्रुप किस साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लार्ज ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, देन L कॉन्फ़िगरेशन, वही कार्बोहाइड्रेट वाला कंसेप्ट है। लेकिन कौन सा स्टीरियो सेंटर देखना है, कार्बोहाइड्रेट में नीचे वाला स्टीरियो सेंटर देख रहे थे, जबकि एमिनो एसिड में अपन को पहले नंबर का स्टीरियो सेंटर चेक करना है, कोई दिक्कत, इसलिए ज्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई एमिनो एसिड के पहले फैक्ट की, जो आपने जानी कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो एमिनो डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के।
तीन प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा, ठीक है नहीं है। और इनकी जो ये टाइप है ये पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के हिसाब से डिटरमाइन की जाती है। और जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड और प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, यानी कि उनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो इन्हीं अल्फा एमिनो एसिड से ही बनती है। अल्फा एमिनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हुए चलेंगे, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राई, फिर उस हिसाब से बढ़ते हुए ये आगे से आगे चलेंगे, ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने ये सीखी कि जो नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड है जितने भी उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, एल होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो अमीनो एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, कौन से एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, तो हमारे बॉडी का वाटर बैलेंस बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और उस टाइम पे बहुत रेगुलर वेट लॉसेस होते हैं बॉडी में, ठीक है नहीं। आपने देखा होगा एक बिल्कुल हष्टपुष्ट आदमी है और अचानक उसका बॉडी वेट क्या होने लगता है, कम होने लग जाता है, बिल्कुल कमजोर से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एमिनो एसिड की कमी आई है, एसेंशियल एमिनो एसिड की। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और इस डिजीज को अपन बोलते हैं क्वासीकोर डिजीज। तो आप नोट कर लेना कि एसेंशियल एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो कहलाती है आपकी क्वासीकोर डिजीज। कौन सी कहलाती है? क्वासीकोर डिजीज। और क्वासीकोर डिजीज में क्या होता है बेटा, वाटर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का पूरा। तो जो अपने अमीनो एसिड हैं, एमिनो एसिड्स हैं, वो आपकी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला है एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड, और दूसरे एमिनो एसिड कहलाते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जिनकी जरूरत नहीं है। आप ले तो ठीक, नहीं ले तो और भी होगी। एसेंशियल एमिनो एसिड, और हमको केवल और केवल एसेंशियल एमिनो एसिड ही याद रखने होते हैं। समझ में आ गई? तो यहां पे ट्रिक है आपकी टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। तो आप देख लो 10 हैं आपके टोटल, क्या है? 10 है टोटल। तो 1 बाय 1 आप नाम लिखते हुए चलोगे। पहले वाले का नाम है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। अभी सबकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, बिना स्ट्रक्चर क्वेश्चन नहीं होंगे। दूसरे का नाम है वेलिन, तीसरे का नाम है मिथियोनिन, मिथियोनिन। चौथे का नाम है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। पांचवे का नाम है ल्यूसिन। छठे का नाम है लाइसिन, लाइसिन, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट है फिनाइल, फिनाइल एलानिन। फिर नेक्स्ट है आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है भाई। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और लास्ट में हिस्टीडीन। क्या भाई? हिस्टीडीन। तो ये टोटल अपने पास 10 एमिनो एसिड है, इनको ध्यान में रखना है। और फिर आपको कहूंगा एक बार फिर याद कर लेना इसको, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन और थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। और आपको बता दूं कि हिस्टीडीन और आर्जिनिन ये दो एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। पूछा हुआ है ये, सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, यानी कि इनकी कमी से ज्यादा बॉडी में नुकसान नहीं होता जितना बाकी की सारे एमिनो एसिड की कमी से होता है, ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये आपको तैयार करने हैं, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टीडीन। और आर्जिनिन और हिस्टीडीन की खास बात क्या है? आर्जिनिन और हिस्टीडीन की खास बात क्या है कि ये सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसके बाद जो है एमिनो एसिड में किस ग्रुप का डोमिनेंसी है, उस बेसिस पे एमिनो एसिड जो हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड का मतलब हो गया कि आपके जो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है वो NH2 ग्रुप की कंपैरिजन में ज्यादा होंगे, ठीक है नहीं है? तो वो एसिडिक एमिनो एसिड कहलाएगा। और अगर बेसिक एमिनो एसिड है,
दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, बेसिक एमिनो एसिड की। तो NH2 ग्रुप की जो संख्या होगी वो COOH ग्रुप से ज्यादा होगी, और न्यूट्रल में दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला कौन सा है भाई, पहला है आपका एसिडिक एमिनो एसिड। कौन सा है, एसिडिक एमिनो एसिड। अपन स्टार्ट करें उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है ऐसा, एमिनो एसिड विद, हाँ जी, एमिनो एसिड विद सल्फर। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो मिथियोनिन है, कौन है, मिथियोनिन, ये एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड, और इसमें सल्फर ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फर ग्रुप। जबकि सिस्टीन और सिस्टीन दो होते हैं, इसमें थायोल ग्रुप होता है और इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर सल्फर लिंकेज किसमें होता है, तो आप बोलोगे सिस्टीन, और थायोल ग्रुप किसमें होता है, वो सिस्टीन में होता है। और कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें सल्फर ग्रुप होता है या सल्फर प्रेजेंट होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड, वो मिथियोनिन है। एक ये चर्चा करोगे आप, ठीक है, नहीं है, आप उतार दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, वो है एसिडिक एमिनो एसिड। तो एसिडिक एमिनो एसिड में आप देख रहे हो कि COOH ग्रुप की संख्या क्या है, ज्यादा है। और मैंने चेक कर लेना, सारे के सारे एल बनाऊंगा मैं, सारे के सारे एल बनाऊंगा मैं, जितने भी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर लिखूंगा सब एल के रूप में लिखूंगा। और एसिडिक एमिनो एसिड में दो हैं अपने पास, एस्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन का केवल CH2 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, दोनों में। ठीक है, नहीं है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एसेंशियल है नॉन एसेंशियल है, खुद डिसाइड करना। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास बेसिक एमिनो एसिड। तो बेसिक एमिनो एसिड में लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और भी आएंगे, अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नहीं है। तो ये लाइसिन है, आर्जिनिन है, एसेंशियल है, हिस्टिडीन भी आपका, हिस्टिडीन भी क्या है आपका, एसेंशियल है। तो हिस्टिडीन में आप देख रहे हो आराम से, क्या है, इमिडाजोल रिंग है। क्या है बेटा, इमिडाजोल रिंग। तो पूछ ले कोई आपसे कि हिस्टिडीन में किस टाइप की रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल। ये भी पूछ सकता है कि इमिडाजोल रिंग किस में पाई जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, हिस्टिडीन में पाई जाती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कर लोगे आराम से, कर सकते हो, इजी है आराम से। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये वाले कौन से हो गए आपके बेसिक एमिनो एसिड, कौन कौन से हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। ठीक है, नहीं, और हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग पाया जा रहा है भैया, बार 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 एक ही बात कह रहा हूं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। फिर आते हैं अपने पास न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में ग्लाइसिन है सबसे पहले, और ग्लाइसिन जो है इसका पहला मेंबर है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन फर्स्ट एमिनो एसिड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और फर्स्ट एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो एलानिन होता है, एलानिन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। चेक करो आराम से, क्या भाई, न्यूट्रल एमिनो एसिड में आ गया पहला ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एलानिन आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फिर है फिनाइल एलानिन, यहां पे पीएच ग्रुप जोड़ दोगे फिनाइल एलानिन बन जाएगा। ये अपना एसेंशियल एमिनो एसिड है और एरोमेटिक एमिनो एसिड की कैटेगरी में आ रहा है। चेक करो आप आराम से, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, एरोमेटिक एमीन की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि यहां पे कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है, बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप एरोमेटिक। फिर आता है आपका वैलिन, कौन आता है, वैलिन, दिख रहा है आपको, वैलिन भी न्यूट्रल एमिनो एसिड है। देख लो OH और NH2 ग्रुप की संख्या क्या है, इक्वल है। चेक करो आराम से। उसके बाद आता है ल्यूसीन, एक कार्बन बढ़ाओगे तो ल्यूसीन बनेगा, और ल्यूसीन का वर्जन है नेक्स्ट आइसोल्यूसिन। स्ट्रक्चर चेक कर लेना बेटा सबकी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन चेक कर लेना, एलिफेटिक है ये सारे के सारे, केवल फिनाइल एलानिन को छोड़ दो। तो ये क्या है बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिफेटिक हैं। दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, आराम से बना लो स्ट्रक्चर, अभी छोटी कर दूंगा मैं आपके लिए, फिर आप आराम से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन के बाद आप देखोगे, देखो प्रोलीन आ रहा है अपने पास, क्या आ रहा है, प्रोलीन। और प्रोलीन में ये कौन सी रिंग है, इस रिंग को बोलते हैं अपन पायरोलोडीन रिंग। अगर कोई पूछे कि पायरोलोडीन रिंग किसमें पाया जाता है तो क्या जवाब होगा, प्रोलीन। और प्रोलीन को लिखने का एक बिल्कुल बढ़िया तरीका है, जैसे आपको दिखता हुआ लग जाए कि ये देखो, ये रहा आपका प्रोलीन। अब आपको लगेगा नहीं कि ये प्रोलीन है,
कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देगा कि प्रोलीन कौन है, ठीक है नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एमिनो एसिड है, ये भी एमिनो एसिड है, सेम एमिनो एसिड आ गए, बस क्या है ये किस रिंग के रूप में है, पायरोडिन रिंग के रूप में, ठीक है नहीं है। फिर आपका आता है टायरोसिन, और टायरोसिन में आप देख रहे हो फिनोलिक ग्रुप है बेटा। कौन सा ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, कौन सा है, फिनोलिक ग्रुप है, ठीक है। फिर है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन में आप देखोगे कि आपके पास इंडोल रिंग है। कौन सी रिंग है, इंडोल रिंग, कौन सी है, इंडोल। टायरोसिन जो है बेसिकली एसिडिक एमिनो एसिड की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि फिनोल भी एसिडिक नेचर शो करेगा और ये भी एसिडिक नेचर शो करेगा। और जबकि ट्रिप्टोफैन जो है आप देखोगे बेसिक नेचर में जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेसिक जाएगा और ये बेसिक जाएगा, ठीक है नहीं है। लेकिन कैटेगरी इनकी न्यूट्रल रखी है, क्योंकि इनकी इतनी बेसिसिटी होती नहीं है, इनकी इतनी एसिडिटी होती नहीं है, इसलिए हमने किसकी कैटेगरी में रख दिया कि भैया न्यूट्रल की कैटेगरी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन में क्या है बेटा, इंडोल है। उसके बाद आप देखोगे थ्रियोनिन, और थ्रियोनिन के ऊपर सबसे ज्यादा विवाद हुआ है। क्या विवाद हुआ है कि इसको डी बोले या एल बोले, नहीं समझ में आई, इसको डी बोले या एल बोले। एमिनो एसिड के हिसाब से तो ये एल है, किसके हिसाब से, एमिनो एसिड के हिसाब से एल है, लेकिन OH ग्रुप है उसके हिसाब से ये डी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है नहीं है। लेकिन हम थ्रियोनिन को एमिनो एसिड मानते हैं, और एमिनो एसिड मानकर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन एल ही देते हैं, ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आ जाए तो। फिर उसके बाद आता है आपका सीरीन, और आप ये देख रहे हो कि थ्रियोनिन और सीरीन में क्या खास बात है, एल्कोहलिक ग्रुप पाया जा रहा है। जबकि टायरोसिन में कौन सा ग्रुप पाया जा रहा है बेटा, फिनोलिक ग्रुप, फिनोल है यहाँ पे, क्या है, सीरीन और थ्रियोनिन में कौन सा ग्रुप है बेटा, OH ग्रुप है, कौन सा है, OH ग्रुप। फिर उसके बाद आता है ग्लूटानिन, क्या आता है, ग्लूटानिन। तो ग्लूटामिन जो होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और ग्लूटामिन में आप देखोगे एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, एमाइड ग्रुप है, किसमें, ग्लूटामिन में एमाइड ग्रुप है, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं है, एमाइड ग्रुप है। और एमाइड ग्रुप और किसमें होता है, एस्परजीन में, किसमें होता है, एस्परजीन में एमाइड ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से लगभग एमिनो एसिड की हमने स्ट्रक्चर लिख दी है, ठीक है नहीं है। अब मैं ये हटा देता हूं, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बना लेना आप, ये गोले वोले हटा देता हूं और स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना आप, ठीक है नहीं है। बहुत काम की चीजें हैं ये सारी सारी, एमिनो एसिड बहुत काम में आती हैं ये, ठीक है भाई, बना लो इसको, कोई दिक्कत कोई डाउट, कुछ गायब थोड़ी हुआ कहीं से, नहीं हुआ, चलो ठीक है। थ्रियोनिन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, एल लेंगे बाय डिफॉल्ट, और प्रोलीन की स्ट्रक्चर अपन और कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, बस यही सिखाया मैंने आपको, इसको बना लो भाई, आप फटाफट बना लो इसको, और थोड़ा सा बड़ा और करना है तो कर देता हूं मैं, ये देखो आराम से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या, आप बना लोगे। और नेक्स्ट आप देखोगे इधर इस टाइप के 6-7 क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में कि कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें पायरोलिडिन रिंग पाई जाएगी, जवाब खुद देना है आपको। ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें इंडोल रिंग होती है, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसा कौन सा एरोमेटिक एमिनो एसिड है, एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, एलिफेटिक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं, सल्फर कंटेनिंग कौन सा है, ऐसा सल्फर कंटेनिंग जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड पाया जाता है, ऐसा सल्फर कंटेनिंग जिसमें थायोल ग्रुप पाया जाता है, ऐसा सल्फर कंटेनिंग जिसमें सल्फर एस्टर के रूप ईथर के रूप में पाया जाता है या थायो ईथर के रूप में पाया जाता है, या ऐसा एमिनो एसिड जिसमें आपका सल्फर जो है वो पाया जा रहा है और वो एसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में आता है। कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है भाई, कर लोगे, इजी एकदम। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड, जिसको अपन पीआई वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट कहां से आया, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो एमिनो एसिड है वो एमिनो एसिड जो होते हैं बाइपोलर ग्रुप उसके पास है, एक तो एमिनो ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, और दोनों की नेचर अलग है, एक प्रोटॉन लेता है एक प्रोटॉन देता है। तो जैसे अगर मान लो कि ये अपना एमिनो एसिड है,
ये अपना क्या है, एमिनो एसिड है, और अभी ये न्यूट्रल एमिनो एसिड है। क्या है भाई, न्यूट्रल एमिनो एसिड है। सोच के देखना एक बार, ठीक है नहीं है। और ये जो प्रोटॉन डोनर की तरह होगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह होगा, तो ये अपना प्रोटॉन जो है किसको डोनेट कर दें, सॉल्यूशन में डोनेट करेगा, करने को दो, और सॉल्यूशन से कौन उठा लेगा, ये वाला। अब आपको पता है कि ये पोलर स्ट्रक्चर बन गई है पूरी तरह, पोलर स्ट्रक्चर, और इस पोलर स्ट्रक्चर को हम ज्यूट्राइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ज्यूट्राइन के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब ज्यूट्राइन अगर बन रहा है तो अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, क्या करवाया जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, यानी कि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डाल दिया जाए, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्या ये एनोड की तरफ जाएगा या फिर कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि एनायन तो उसको किसकी तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेगा कि वही चलो वही एनोड की तरफ चलना है, और कैटायन किसकी तरफ प्रेरित करेगा, चलो वही एनोड की तरफ चलना है। सीसीए कंसेप्ट होता है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है नहीं है। एनायन तो एनोड की तरफ लेके जाएगा, कैटायन कैथोड की तरफ लेके जाएगा। अब जाएगा कहां पे, ये वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का पीएच क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन का पीएच क्या है। अब ये ज्यूट्राइन तो बन गया, कोई बात नहीं, ज्यूट्राइन बन गया, ठीक है कि अगर मैं सॉल्यूशन का पीएच ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं 7 से कम रखूं, यानी कि एसिडिक कंडीशन रखूं, एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, अपने पास H+ आयन जो होंगे वो एक्सेस में होंगे, क्या होंगे, एक्सेस में होंगे H+ आयन। तो जब H+ आयन एक्सेस में होंगे तो H+ आयन लेगा कौन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, सॉरी ये एमिनो एसिड जो होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। देखिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल हो गया, तो अब ये किधर बगेगा, अब ये किधर बगेगा, कैथोड की तरफ। किधर बगेगा भाई, कैथोड की तरफ बग रहा है, कहां बग रहा है, कैथोड की तरफ, ठीक है भाई। और अगर मैं इसकी सॉल्यूशन बेसिक रखूं, बेसिक सॉल्यूशन रखता हूं, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि OH आयन की कंसंट्रेशन आप ज्यादा रख रहे हो, ठीक है कि नहीं है, और ऐसी जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा होगी, तो बेसिक पीएच में क्या होगा, यहां का जो प्रोटॉन है अपना, यहां का जो प्रोटॉन है वो चला जाएगा बेसिक कंडीशन में। इसका मतलब ये हो गया कि NH2 न्यूट्रल हो जाएगा और COH नेगेटिव ही रहेगा, हो गया, कोई दिक्कत। अब ये किधर बगेगा, ये एनोड की तरफ बगेगा, और वहां जाके डिस्चार्ज होंगे, क्या होंगे, डिस्चार्ज। तो आपको आइडिया तो लग गया ना कि कब एनोड की तरफ जा रहा है, कब कैथोड की तरफ जा रहा है। लेकिन एक ऐसी भी पीएच होगी, लेकिन एक ऐसी भी पीएच होगी जिस पर ये न तो कैथोड पे जाएगा न एनोड पे जाएगा, सॉल्यूशन में बना रहेगा। ज्यूट्राइन की ऐसी पीएच पीआई वैल्यू कहलाती है, ऐसी पीएच क्या कहलाती है, पीआई वैल्यू। दोबारा सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं गौर से, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये जो ज्यूट्राइन बना है अपना, ज्यूट्राइन बना है, ये ज्यूट्राइन एसिडिक कंडीशन में कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और बेसिक कंडीशन में ये किधर मूव कर रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है। किसके केस में, न्यूट्रल एमिनो एसिड की केस में। कोई दिक्कत, कोई समस्या। लेकिन एक ऐसा भी पीएच होगा जिस पीएच पर ये ज्यूट्राइन न तो एनोड पर जाएगा न कैथोड पर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये सॉल्यूशन में डटा रहेगा। यानी कि आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा लो, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। उस पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीआई वैल्यू के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बिल्कुल इजी था। अब सुनना, अलग अलग एमिनो से एसिड के लिए ये जो पीआई वैल्यू होती है ये अलग अलग होती है। कैसे, एसिडिक एमिनो एसिड के लिए पीआई वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहेगी, बेसिक एमिनो एसिड के लिए 9 से 11 के बीच में रहेगी, और न्यूट्रल एमिनो एसिड है वो कितनी रहेगी, 5 से 7 के बीच में रहेगी। क्लियर है। और कभी भी आपको पीकेए वैल्यू देकर, पीकेए वैल्यू देकर, ढंग से समझना, पीकेए वैल्यू देकर अगर पीआई की वैल्यू पूछे तो 2 पीकेए वैल्यू आपको पकड़नी है। कौन सी पकड़नी है मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल्स में, ठीक है नहीं, और 2 से डिवाइड कर देना, आपके पास पीआई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन देखना है इसका, जैसे ये वाला है, इसमें आपके पास pKa1 और pKa2 दे रखा है, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ो
दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी आई वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पी आई वैल्यू आएगी। और अभी कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि ये एनोड की तरफ जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा, अपन को कैसे पता लगेगा, बता रहा हूं आपको, ठीक है नहीं है? इसमें देखोगे आप ये कैसा है, ये एसिडिक है, तो एसिडिक वाले ही पकड़ो। एसिडिक अगर एमिनो एसिड है तो एसिडिक वाला पकड़ो, और अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो कोई भी 2 पीके बेसिक वाले पकड़ो। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? वैसे आएगा नहीं, बस इतना ही केस आएगा, आपको 3 पीके वैल्यू देगा, ज्यादा वहीं पे घुमाएगा आपको, ठीक है नहीं है? तो इसकी पीके वैल्यू कितनी आएगी, 2.31 प्लस 3.2 डिवाइडेड बाई 2, ये पीआई वैल्यू आ गई आपके पास। क्या आ गई? पीआई वैल्यू। निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समय परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कर लोगे। पर ये ध्यान रखना कि वो कौन सी पीके वैल्यू उठानी है आपको, केवल वही पीके वैल्यू उठानी है जिस प्रकार का नेचर हो। अगर एसिडिक है तो एसिडिक उठानी है, अगर बेसिक होता तो बेसिक उठाते दोनों के दोनों। कोई दिक्कत, कोई समस्या? न्यूट्रल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है वो दोनों उठानी है, कर लोगे आराम से, इजी है एकदम, ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन और एलानिन दे रखा है, इधर पीआई वैल्यू दे रखी है, आपको मैच करना है। तो मैं आपको बता दूं ये सामने की सामने मैच है, क्योंकि ये एसिडिक है, ये बेसिक है और ये न्यूट्रल है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता है ना आरपीएससी में, आमने सामने वाला, तो जिगर चाहिए होता है इसको करने के लिए कि सारी वैल्यू आपको सामने के सामने मिल जाए। नहीं होता है, नहीं होता, यूं लगता है ट्रैप है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आमने सामने भी आपको मिल सकता है, ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीआई वैल्यू। तो आपको ये क्वेश्चन खुद को करना है। लाइस यहां पे कौन है, एक तो ग्लाइसिन है, एक आर्जिनिन है, एक ग्लूटानिन है, तो इन तीनों की आप अरेंज कर लेना। ऐसा ही क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ये क्या है, एसिडिक है, तो एसिडिक वाले 2 लोएस्ट पकड़ लो, अगर बेसिक होता तो हाईएस्ट पकड़ लेते अपन, जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपकी पीआई वैल्यू आ जाएगी। अब एक कंसेप्ट है जो मैं समझाने जा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास पीआई वैल्यू निकल के आई और वो पीएच रेंज से बाहर है, पीएच रेंज से ज्यादा है, कौन सी पीएच रेंज, जो अपन ने देखी थी, देखो ये वाली पीएच रेंज, कौन सी वाली, ये वाली पीएच रेंज देखी थी अपन ने अभी, ये वाली पीएच रेंज से ज्यादा है, पीएच रेंज आपकी 2, 3 ये आ गई ना, तो ये पीआई वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो इस पीएच रेंज से अगर ज्यादा है, ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर पीआई वैल्यू आपकी पीएच रेंज से ज्यादा है, पीएच रेंज से ज्यादा है, तो वो एमिनो एसिड कैथोड की तरफ दौड़ेगा। किधर दौड़ेगा भाई, कैथोड की तरफ दौड़ेगा। और अगर पीआई वैल्यू आपके एवरेज पीएच से क्या है भाई, कम है, पीएच रेंज से आपकी क्या है, कम है, तो वो जो एमिनो एसिड है वो एनोड की तरफ दौड़ेगा। और अगर एक्यूरेट बराबर है तो अपनी जगह सॉल्यूशन में डटा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, न एनोड या न कैथोड। ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये होते हैं, ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।